देश दुनिया की ताज़ा खबरों के साथ आज टॉप ट्रेंडिंग खबरों में क्या है, आइए जानते हैं। महाराष्ट्र चुनाव में महाविकास आघाड़ी और महायुति के दलों में सीट शेयरिंग की बातचीत आखिरी चरण में है। इस क्रम में सत्ताधारी महायुति में सीट शेयरिंग लगभग फाइनल हो गई है। सूत्रों की माने तो बीजेपी 156 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, वहीं एकनाथ शिंदे की शिवसेना के खाते में 78 से 80 और अजित पवार की एनसीपी को 53 से 54 सीटें मिलेंगी। वक्फ बिल को लेकर मंगलवार को हुई जेपीसी की बैठक में हंगामा हो गया। देखते ही देखते टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी और बीजेपी सांसद अभिजीत गंगोपाध्याय के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। बात इतनी बढ़ गई कि कल्याण बनर्जी ने टेबल पर रखी कांच की पानी की बोतल फोड़ दी। इससे उनके हाथ में गंभीर चोट लग गई। इसके बाद उन्हें इलाज के लिए ले जाया गया, जहां उनके हाथ में 4 टाँके आए। विमानों में बम की झूठी धमकी की खबरें थम नहीं रही हैं। सोमवार रात से मंगलवार तक कम से कम 79 विमानों में बम की धमकी मिली, जिसमें से अधिकतर अंतर्राष्ट्रीय रूट पर उड़ान भरने वाली फ्लाइट शामिल थीं। प्रभावित उड़ानों में 23 इंडिगो, 21 विस्तारा, 12 काश और 23 एयर इंडिया की उड़ानें शामिल थीं। फर्जी कॉल के जरिए धमकियां दी गई हैं। पिछले एक हफ्ते में विमान में धमकी की कुल 169 खबरें अब तक सामने आ चुकी हैं। भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने लिस्ट जारी कर पंजाब और मेघालय की 4 विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। लंबे इंतजार के बाद बांग्लादेश की निर्वासित लेखिका तस्लीमा नसरीन को भारत में रहने के लिए रेजिडेंट परमिट मिल गया है। इसके लिए उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का धन्यवाद दिया है। एक दिन पहले ही उन्होंने सोशल मीडिया पर रेजिडेंस परमिट के लिए गृह मंत्री से अनुरोध किया था। मुंबई हवाई अड्डे पर सीमा शुल्क विभाग की एयर इंटेलिजेंस यूनिट यानी AIU ने 2 यात्रियों को तस्करी के आरोप में उस वक्त गिरफ्तार कर लिया जब वे दोनों 4 लुप्त प्राय हॉर्नबिल पक्षियों को अपने सामान में छिपा कर ले जा रहे थे। अधिकारियों के मुताबिक आरोपी इन पक्षियों की तस्करी करने की कोशिश कर रहे थे। सीमा शुल्क विभाग की एयर इंटेलिजेंस यूनिट ने इस सिलसिले में 2 यात्रियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक महिला भी शामिल है। सीमा शुल्क विभाग के एक अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि सोमवार की दोपहर एक फ्लाइट थाईलैंड से मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंची थी, जिसमें 2 यात्री अपने सामान में छुपाकर लुप्त प्राय हॉर्नबिल पक्षियों को लाए थे। उन दोनों यात्रियों के सामान में ये पक्षी पाए जाने के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। AIU के एक अधिकारी ने बताया कि मुंबई के ये दोनों यात्री, एक पुरुष और एक महिला, बैंकॉक से एयर इंडिया की फ्लाइट से मुंबई हवाई अड्डे पर पहुंचे थे। उनके सामान की तलाशी लेने पर अंदर से 4 हॉर्नबिल पक्षी छिपे हुए पाए गए। जल प्रबंधन और जल संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए उत्तर प्रदेश को राष्ट्रीय जल पुरस्कार से नवाजा गया है। ग्रामीण इलाकों में घर घर तक नल कनेक्शन पहुंचाने के साथ जल संरक्षण और जल प्रबंधन में बेहतरीन काम के लिए उत्तर प्रदेश को देश में दूसरा स्थान मिला है। मंगलवार को नई दिल्ली में विज्ञान भवन में आयोजित 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने यूपी को इस उपलब्धि के लिए सम्मानित किया। उत्तर प्रदेश की ओर से नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग के अपर मुख्य सचिव अनुराग श्रीवास्तव और आवास आयुक्त डॉक्टर बलकार सिंह ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से राष्ट्रीय जल पुरस्कार ग्रहण किया। सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में उड़ीसा को पहला और गुजरात और पुदुचेरी को संयुक्त रूप से तीसरा स्थान मिला। बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना निम्न दबाव अब चक्रवाती तूफान दाना का रूप ले रहा है। यह तूफान पश्चिम बंगाल और ओडिशा सहित भारत के कई राज्यों में कहर बरपा सकता है। ये निम्न दबाव लगातार मजबूत होता जा रहा है और IMD ने इसको लेकर खास अलर्ट जारी किया है। भारत में जहां इस दाना तूफान को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही हैं, उधर 7 समंदर पार बहामास में भी एक तूफान ने धड़कनें बढ़ा दी हैं। इस ट्रॉपिकल तूफान का नाम ऑस्कर रखा गया है, जो क्यूबा में भारी तबाही मचाने के बाद अब बहामास की ओर बढ़ रहा है। ऑस्कर तूफान मंगलवार को बहामास के लॉन्ग आइलैंड से 75 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में था। मियामी में नेशनल हैरिकेन सेंटर के अनुसार इसकी रफ्तार 19 किलोमीटर प्रति घंटा थी। हवा 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी। इस तूफान की वजह से दक्षिण पूर्वी बहामास में 13 सेंटीमीटर तक बारिश करने की आशंका है। कुछ इलाकों में 20 सेंटीमीटर तक बारिश हो सकती है। मध्य और दक्षिण पूर्वी बहामास के लिए ट्रॉपिकल स्टॉर्म की चेतावनी जारी की गई है।
गुजरात में पुलिस ने एक फर्जी अदालत का भंडाफोड़ किया है जिसमें एक व्यक्ति खुद को न्यायाधीश बताता था और वह गांधीनगर इलाके में खासतौर से भूमि सौदों में 2019 से फैसले पारित कर रहा था। गिरफ्तार आरोपी मॉरिस सैमुअल पर धोखाधड़ी का आरोप है। उसने कई लोगों को यह विश्वास दिलाया कि उसकी अदालत वैध है। पुलिस ने बताया कि इस साजिश के कर्ता धर्ता व्यक्ति ने भूमि सौदों में फंसे लोगों को अपने झांसे में लिया और भारी भरकम रकम के बदले उनके पक्ष में फैसले सुनाए। उनकी फर्जी अदालत बिल्कुल असली अदालत कक्ष तरह लगती थी और वह सालों तक इसमें फैसले सुनाता रहा जिसकी भनक किसी को नहीं लगी। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में बैठे भाजपा के एलजी द्वारा आदेश पारित करके दिल्ली महिला आयोग में कार्यरत संविदा कर्मचारियों को बर्खास्त करने के फैसले की कड़ी निंदा की है। आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने उन सभी कर्मचारियों के दर्द और तकलीफ को समझते हुए उन्हें भरोसा दिया है कि वह उनकी नौकरी वापस दिलाएंगे, चाहे इसके लिए उन्हें कुछ भी करना पड़े। वहीं दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का कहना है कि दिवाली से पहले इतने सारे लोगों की नौकरी छीन लेना बेहद शर्मनाक और अमानवीय है। ये भाजपा की मानसिकता बताती है। भाजपा अपने भाषण में और मैनिफेस्टो में नौकरी देने की बात करती है, लेकिन यह घटना बताती है कि असल में वो लोगों की नौकरियां छीन रहे हैं। यह कर्मचारी 30 सालों से शानदार काम कर रहे थे। उन्होंने कई महिलाओं की मदद की, लेकिन भाजपा ने एक झटके में इन्हें निकाल दिया। रणबीर कपूर के बाद अब आमिर खान को सिंगर किशोर कुमार की बायोपिक ऑफर हुई है। डायरेक्टर अनुराग बसु लंबे समय से किशोर कुमार की जिंदगी पर फिल्म बनाने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। कहा जा रहा है कि बायोपिक में आमिर खान किशोर कुमार की जिंदगी के एक अनदेखे अंदाज में दिखने वाले हैं। अब तक आमिर खान और अनुराग बसु ने इस फिल्म को लेकर 5 मीटिंग्स तक कर ली हैं। पिंक विला की माने तो आमिर खान और अनुराग बसु फिल्म मेकर भूषण कुमार के लिए किशोर कुमार की बायोपिक के बारे में सोच रहे हैं। किशोर कुमार की बायोपिक अनुराग बसु और भूषण कुमार के दिल के करीब का विषय है और वे इसे बेस्ट पॉसिबल तरीके से दर्शकों के सामने लाना चाहते हैं। हमेशा शांति के साथ अपनी बात कहने वाले समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव मंगलवार को तीखे तेवरों के साथ दिखाई दिए। उपचुनाव वाले 9 जिलों के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक द्वारा विपक्षी नेताओं के प्रति दिखाई जा रही सख्ती को लेकर अखिलेश यादव के तेवर तीखे थे। यही वजह है कि उन्होंने उपचुनाव वाले 9 जिलों के डीएम एसपी पर यह आरोप लगाया कि उक्त अधिकारी भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए भाजपा के कार्यकर्ताओं के तरह काम कर रहे हैं। अंबेडकर नगर के जिलाधिकारी तो भाजपा के जिला अध्यक्ष की तरह काम कर रहे हैं। अगर यह अधिकारी नहीं सुधरे और चुनाव में गड़बड़ी करेंगे तो हम उनकी शिकायत चुनाव आयोग में तो करेंगे ही, जगह जगह उनके पोस्टर भी लगा देंगे। दीपावली से पहले उत्तर प्रदेश राज्य के अराजपत्रित कर्मचारियों को बोनस देने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। वित्त विभाग ने बोनस देने संबंधी प्रस्ताव तैयार कर उसे मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंजूरी मिलते ही वित्त विभाग संबंधित आदेश जारी कर देगा। बोनस के साथ ही दीपावली से पहले राज्य कर्मियों को वेतन देने पर भी सरकार जल्द निर्णय करेगी। बोनस का लाभ अराजपत्रित राज्य कर्मचारियों के साथ ही दैनिक वेतनभोगी व वर्क चार्ज कर्मचारियों को भी मिलेगा। प्रदेश के करीब 14.82 लाख कर्मचारियों को इससे लाभ मिलेगा और इस मद में सरकार के खजाने पर करीब 1025 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज जल्द ही बदलने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार 24 अक्टूबर से पूर्वी यूपी में मौसम में बदलाव की संभावना है, जहां हल्की बारिश हो सकती है। हालांकि अभी प्रदेश के मौसम में कोई विशेष बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है। अगले कुछ दिनों तक मौसम शुष्क रहने की उम्मीद है। दिन में धूप की तपिश बनी रहेगी, जबकि रात में लोगों को हल्की ठंड का अनुभव हो सकता है। ऐसे में दिन और रात के तापमान में हल्का फर्क रहेगा, जिससे न ज्यादा गर्मी होगी और न ही ज्यादा ठंड होगी। दुबई संयुक्त अरब अमीरात यूएई का एक प्रमुख शहर है, जो अपनी चमक धमक, लग्जरी शॉपिंग और नाइट लाइफ के लिए मशहूर है। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत और पाम जुमेरा एक मानव निर्मित द्वीप और सख्त कानूनों के लिए जाना जाता है। हाल ही में दुबई में पैदल चलने वाले कई लोगों पर जुर्माना लगाया गया है। आखिर गलती क्या थी? दुबई में ट्रैफिक नियम बहुत सख्त हैं। यहाँ सिर्फ गाड़ियों के लिए ही नहीं, बल्कि पैदल चलने वालों के लिए भी कड़े नियम है। दुबई पुलिस ने 37 लोगों पर जुर्माना लगाया है, क्योंकि उन्होंने सड़क पार करते समय ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किया था। इन लोगों पर 400 यूएई दिरहम, लगभग 9,000 भारतीय रुपयों का जुर्माना लगाया गया।
सरकार ने हाल ही में देश में सैटेलाइट इंटरनेट सेवाओं की शुरुआत को मंजूरी दी है। इसमें सैटेलाइट इंटरनेट स्पेक्ट्रम के लिए प्रशासनिक आवंटन प्रक्रिया का पालन करने की योजना की घोषणा की है, जो अन्य देशों में प्रचलित है। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी ट्राई इस स्पेक्ट्रम की कीमत निर्धारित करने के लिए जिम्मेदार होगा। इस निर्णय से एलन मस्क की स्टारलिंक जैसी कंपनियों के लिए भारत में इंटरनेट सेवाएं देने का रास्ता खुल गया है, जो पारंपरिक वायर्ड या मोबाइल कवरेज को दरकिनार कर रही है। हालांकि जियो और एयरटेल जैसी प्रमुख भारतीय दूरसंचार कंपनियां सरकार से सैटेलाइट इंटरनेट स्पेक्ट्रम की नीलामी करने की वकालत कर रही हैं, जो टेलीफोन स्पेक्ट्रम के लिए इस्तेमाल की जाने वाली प्रक्रिया के समान है। भारतीय कंपनियों द्वारा नीलामी प्रक्रिया के आह्वान के पीछे के कारण और कैसे स्टारलिंक का प्रवेश भारत में इंटरनेट परिदृश्य में क्रांति ला सकता है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने जमीयत उलेमा ए हिंद की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के मदरसों की आर्थिक सहायता रोकने की सिफारिश पर रोक लगा दी, जिसके बाद लखनऊ के मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली, मौलाना यासीन अब्बास सहित तमाम मुस्लिम धर्मगुरुओं ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने मदरसों को NCPCR के शिक्षा के अधिकार कानून का पालन नहीं करने पर सरकारी वित्त पोषित और सहायता प्राप्त पर रोक लगाने की सिफारिश की थी, जिस पर मुस्लिम संगठन जमीयत उलेमा ए हिंद के अधिवक्ता ने तमाम दलीलें रखी। वहीं लखनऊ ईदगाह के इमाम और धर्मगुरु मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने कहा कि मदरसों के नाम पर कोई गलत निर्णय नहीं होना चाहिए। मदरसे हर धर्म के लिए खुले हुए हैं। मदरसों के छात्रों को भी शिक्षा का पूरा अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हम स्वागत करते हैं। मदारस के सिलसिले में NCPCR ने जो लेटर जारी किया था, उस पर जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, स्टे किया है, उसका हम लोग वेलकम करते हैं, खैर मकदम करते हैं। और जाहिर बात है, जो ये ख़त जारी किया गया था, ये अपने आप में हम ये समझते हैं कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल और अनडेमोक्रेटिक था, क्योंकि आप सब जानते हैं कि हमारे मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें इस बात का पूरा हक़ और इख्तियार दे रखा है कि हम अपने पसंद के मदारिस को कायम कर सकते हैं, उनको रन कर सकते हैं, उनको एडमिनिस्टर कर सकते हैं। और जितने भी मदारिस यहाँ पर चल रहे हैं, सभी में जो बेसिक एजुकेशन है, चाहे इंग्लिश से रिलेटेड हो या साइंस या मैथ्स से रिलेटेड, वो ऑलरेडी दी जा रही है। तो इस सिलसिले में NCPCR ने जो एक तरीक़े से मदारिस पर जो मनगढ़ंत आरोप लगाए थे और उससे मदारिस के ज़िम्मेदारान को काफ़ी तकलीफ़ पहुँची थी, लिहाजा आज जो सुप्रीम कोर्ट ने इस लेटर पे स्टे और इस ऑर्डर पे स्टे किया है, उससे हम सबको बहुत ज़्यादा इत्मीनान हुआ और उम्मीद है कि इस सिलसिले में भी पूरा हक़ और इंसाफ के साथ फ़ैसला किया जाएगा। ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना यासीन अब्बास ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के मदरसों को लेकर आए फैसले का स्वागत है। मदरसों को बंद करने की साजिश की जा रही है, जिस पर भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने रोक लगा दी है। रूस की एक लड़की को भारतीय संस्कृति से इस कदर लगाव हुआ कि वो अब अपने लिए एक इंडियन लड़का ढूंढ रही है। नेली नाम की इस रशियन लड़की का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें वह लोगों को बता रही है कि उसे इंडियन दूल्हे की तलाश है। हालांकि लड़की ने इसके साथ कुछ ऐसी शर्तें रख दी हैं कि सुनकर भारतीय दंग रह जाएंगे और कह रहे हैं फिर तो लड़का मिल गया बहन। नेली की इंस्टा प्रोफाइल से पता चलता है कि वह दुबई में रहती है। 18 अक्टूबर को उन्होंने एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्हें यह कहते हुए सुना जा सकता है कि वह खुद के लिए इंडियन दूल्हा ढूंढ रही है। सिंगल लड़कों की जैसे ही नेली के वीडियो पर नजर पड़ी, वो लगभग वरमाला लिए तैयार बैठे नजर आए, लेकिन जैसे ही उन्होंने रूसी लड़की की शर्तें सुनी, उनके होश उड़ गए। वायरल हो रहे वीडियो में नेली सज धज कर बता रही है कि उन्हें भारतीय लड़की की तलाश है, लेकिन उनकी कुछ शर्तें हैं जो वह अपने होने वाले पति में देखना चाहती है। उसके मुताबिक लड़के की हाइट 6 फीट से अधिक होनी चाहिए, वहीं आंखें हरी होनी चाहिए, म्यूजिक लवर हो और डांस तो आना ही चाहिए। इसके अलावा घूमने फिरने का भी शौकीन हो। उत्तर प्रदेश में कुल 9 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को उपचुनाव होने हैं। इस बीच यूपी की क्षेत्रीय पार्टी अपना दल कमेरावादी ने सोमवार को 3 सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान किया। पूर्व में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में रही अपना दल कमेरावादी ने उपचुनाव में इंडियन मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM के साथ चुनाव लड़ने का फैसला किया है। अपना दल कमेरावादी के अध्यक्ष पल्लवी पटेल ने उपचुनाव की 9 सीटों में
3 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही पार्टी ने 2 सीटें असदुद्दीन अवैसी की AIMIM को सौंपी हैं। अवैसी की पार्टी कुदरतकी और मीरापुर सीट पर अपना दल के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ेगी। अपना दल कमेरावादी, फूलपुर, सीसामऊ, कटहरी सीट पर चुनाव लड़ेगी। भारत सरकार की कई योजनाएं चल रही हैं जिनका लाभ देश के लोग ले रहे हैं। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की वजह से लोगों का बहुत खर्चा हो जाता है। इन्हीं खर्चों को राहत देने के लिए सरकार प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना लेकर आई थी। इसके तहत लोगों को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिलता है। अब भारत सरकार लोगों के लिए आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट यानी आभा कार्ड भी बना रही है। यह कार्ड कोई भी बनवा सकता है। मौसम विभाग यानी IMD के अनुसार निम्न दबाव वाला क्षेत्र 23 अक्टूबर तक चक्रवाती तूफान में तब्दील हो सकता है, जिसका प्रभाव ओडिशा और पश्चिम बंगाल में हो सकता है। इसके अलावा कुछ हद तक असर झारखंड में भी देखने को मिल सकता है। 24 अक्टूबर को झारखंड के दक्षिण पूर्वी भागों में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। इस दौरान कहीं कहीं पर गर्जन और वज्रपात भी हो सकता है, जबकि करीब 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की भी उम्मीद जताई गई है। चक्रवात दाना और वर्षा की चेतावनी पर IMD भुवनेश्वर के निदेशक ने कहा कि वर्षा की गतिविधि 23 अक्टूबर से शुरू होगी। 24 अक्टूबर के लिए तटीय जिलों मयूरभंज, क्योंझर, बालासोर, भद्रक में रेड अलर्ट जारी किया गया है। 24 अक्टूबर 25 अक्टूबर को राज्य के तटीय क्षेत्रों में तेज हवाएं चलने की संभावना है। मछुआरों को 25 अक्टूबर तक चेतावनी जारी कर दी गई है। उन्हें समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। तो ये थी आज की टॉप 10 खबरें। इसी तरह की और खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल टॉप ट्रेंडिंग खबरों के साथ। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लगातार अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। लाइक और शेयर जरूर करें।